अफिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या हम कर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम पढ़ते हैं कि जब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट सेल देन एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम दैट गैसियस आइसोलेटेड एटम। समझ आ गई आपको। इसमें वो कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में जाता है ना, तो उस एटम के अंदर से एनर्जी भी खारिज होती है और उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और वो एटम कौन सा होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई। आइसोलेटेड गैसियस एटम मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है कि वो सॉलिड में एटम्स आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, जबकि गैसियस स्टेट में एटम्स आपस में जुड़े नहीं होते, वो आपस में आज़ादाना घूम रहे होते हैं एक बीकर के अंदर। ठीक है ना, वो आज़ादी से घूम रहे होते हैं। आप उस ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड का मतलब है अलग रहने वाले एटम में। ठीक है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो ना, तो उस एटम में से एनर्जी खारिज होती है, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको तारीख भी बता दी है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो वो क्या बन जाता है? फ्लोराइड। ठीक है ना, फ्लोराइड बन जाता है। और इसकी जो सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इसकी ताकत क्या होती है? डेल्टा एच इज इक्वल टू -328 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच का मतलब ये है एनर्जी में चेंज। ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी। अफिनिटी क्या होती है? अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। इसका ये मतलब ही है। और अब जब सोडियम के वैलेंस शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 ऑक्टेट रूल के मुताबिक सोडियम भी स्टेबल होना चाहता है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करता है? सोडियम इस ठीक ना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ भेज देता है। तो ये जो सा क्लोरीन जो सा होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को कबूल करता है और क्लोराइड बन जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इसने कबूल किया, एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को कबूल किया है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने नेगेटिव काम किया, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। जबकि दूसरा एटम सोडियम है। ठीक है ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को भेजा है। ठीक है ना, उसने एक पॉजिटिव काम किया है, उसने एटम को निकाला है अपने में से, पॉजिटिव काम किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या है इसमें? डेल्टा एच क्या होगी? इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। और क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये सोडियम और क्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर भी पता चल रहा है कि क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? SP 6 7 8 और ये L में SP होते हैं सब शेल। और जबकि M में क्या होते हैं? SPD 5 6 7 आ रहे हैं M शेल में, KL M शेल में 7 आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से KL और AM शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाएगा, 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा P में, P सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। कहानी ख़त्म, कुछ भी नहीं है ये। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई सर मुझे बताएं कि सर ये एनर्जी जो उनसे खारिज हो रही है, ये क्यों खारिज हो रही है? इलेक्ट्रॉन एक एटम ले रहा है, उसका उसी का ही फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो एनर्जी क्यों खारिज कर रहा है एटम? मुझे नहीं समझ आ रही सर आपके दिमागों के अंदर ये जवाब ये सवाल लाजमी घूमेगा। मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये है जी ठीक है ना क्लोरीन का एटम, और ये है जी क्लोरीन का एटम, और ये है जी सोडियम का एटम। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ भेजता है तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव रिपल्शन पैदा होगी। एक जैसा चार्ज होगा ना, वो रिपल करेगा, दफ़ा करेगा एक दूसरे को। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना, नेगेटिव का दुश्मन है, आप ये याद रखें। ये सारे नेगेटिव मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को दफ़ा करेंगे, ठीक है ना, दफ़ा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या होगा? एंड उसी वक्त एट दैट टाइम न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये रिपल्शन की फ़ोर्स अट्रैक्शन की फ़ोर्स से कम होगी, यानी कि रिपल्शन क्या होगी? कम। अट्रैक्शन क्या होगी? न्यूक्लियस की इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के
से जो सी अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ये आराम से शेल में फ़िक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब ये देखिए अब रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गई है, और अट्रैक्शन क्या हो गया न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन शेल में फ़िक्स हो गया। जब ये फ़िक्स हो जाएगा तो फ़िक्स हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आया ये इधर क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में फ़िक्स हो गया, ठीक है ना, ये 2 आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो गया, और क्लोराइड एक, ठीक है ना, फ़िक्स हो गया। अब ये क्लोराइड जो सा होता है ना, ये फिर रिएक्शन करेगा क्योंकि ये ज़्यादा ना हालत में नहीं रहता, ये Na के साथ, फिर ये Na के साथ मिल जाएगा। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है यार, ये तो आसान है, हलवा है ये, ठीक है ना। एनर्जी क्यों खारिज हुई है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी क्यों खारिज होती है, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। बस आपने ये याद रखना है कि, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में तब आएगा जब अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर देन इलेक्ट्रॉन फिक्स इन दैट वैलेंस शेल ऑफ दैट एटम, फिक्स हो जाएगा उसी एटम के वैलेंस शेल में, कुछ भी नहीं है ये। फिर आगे ग्रुप में और पीरियड में, अब हम, ठीक है ना, एनर्जी क्यों खारिज होती है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हमें पता चल गया ना कि इलेक्ट्रॉन आ गया है, और वो आता कैसे है शेल में, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया आता कैसे है कि अट्रैक्शन बड़ी होती है, और अट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाए और रिपल्शन से तो ये इलेक्ट्रॉन शेल में फ़िक्स हो जाता है। अब जो सी एनर्जी खारिज होती है वो क्यों खारिज होती है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रुप और पीरियड में, दोनों में। सबसे पहले पढ़ते हैं जी पीरियड। अब पीरियड क्या होता है, जब भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट एटम्स का साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये देखिए 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। प्रोटॉन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर, जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ने की जोन सी शिरा, जोन सी इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो किस तादाद से बढ़ रहे हैं, उस तादाद पर मैटर करता है। इलेक्ट्रॉन जोन से बढ़ रहे हैं वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि ये देखें एक आया, एक है यहाँ पर, 2 है, बेरिलियम में 2 आ गए, फिर बोरॉन में फिर 1 आ गया, ऐड हो गया, कार्बन फिर एक और ऐड हो गया, 2 बन गए, नाइट्रोजन में फिर 1 ऐड हो गया, 3 हो गए, ऑक्सीजन में फिर ऐड हो गया, 4 हो गए, फ्लोरीन में फिर 1 ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। यानी कि नियॉन तक इलेक्ट्रॉन रेगुलरली ऐड हो रहे हैं, रेगुलरली ऐड हो रहे हैं, और शेल्स क्या हैं, कांस्टेंट। ये देखें, ये देखें, ये शेल्स कांस्टेंट है, के एल के एल के एल के एल के एल, यहाँ पर शेल्स कांस्टेंट है। अब ये देखें शेल्स कांस्टेंट है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है। अब प्रोटॉन जो उनसा क्या करेगा, वो उसी शेल्स को बार बार अपनी तरफ खींचेगा, जिस नतीजा क्या निकलेगा कि एटम का साइज़ जो उनसा है वो कम होता जाएगा। इसमें क्या, ड्यू टू कांस्टेंट शेल्स, ठीक है ना, प्रोटॉन नंबर इज़ ऑलवेज, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। यह आपने याद रखना है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जबकि शेल्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। बेशक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, और शेल्स कांस्टेंट रह रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन्हीं कांस्टेंट शेल्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा, हर लम्हे वो अपनी तरफ खींचता रहेगा। 109 पर भी उसने अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा तो एटम का साइज़ कम हो गया। जब उसके एटॉमिक नंबर 5 हुआ, फिर उसने थोड़ा सा खींचा और छोटा हो गया, शेल कांस्टेंट शेल को फिर अपनी तरफ खींचा, एल कांस्टेंट शेल है ना, दोनों को, कि एल कांस्टेंट शेल नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा और खींचा तो फिर नीचे हो गया। कार्बन जो सा है उसने फिर थोड़ा सा और खींचा, 6 है और छोटा हो गया। नाइट्रोजन में और छोटा हो जाएगा, 7 है बस, कांस्टेंट शेल्स हैं, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस ने खींचा। ठीक है, न्यूक्लियस जोन सा है इन कांस्टेंट शेल्स को खींचता रहेगा, तो ठीक है ना, अपनी तरफ, और एटम का साइज़ कम होता जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये हलवा है, खा लो, ठीक है ना। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा किसे, शेल इन एवरी मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड 1 by 1, जब इलेक्ट्रॉन 1 by 1 एडेड होते जाएंगे ना एटम के अंदर, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना, न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता जाएगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मात देता है और वो अंदर दाखिल होता है ना, तो इस पूरे सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस पूरे सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी, किसी जिस्म में पोजीशन के लिहाज से पाई जाने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के लिहाज से, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बड़े शेल से छोटे शेल में, इनर शेल्स में भी जाता है और इनर शेल से बड़े वाले शेल्स में भी जाता है। ये पोजीशन के लिहाज से कौन सी एनर्जी पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके हो गया, समझ आ गई। पोजीशन अपनी तब्दील करता रहता है ना शेल्स में, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है ना, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो एक बहुत बड़ी मिकदार में खारिज होती है एनर्जी, क्योंकि ये देखें एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है ड्यू टू कांस्टेंट शेल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से शेल्स क्या हो रहे हैं, वो भी कांस्टेंट है, के एल बार बार आई जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर वो न्यूक्लियस क्या करेगा, वो शेल्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा, ठीक है ना। शेल्स जो उनसे होंगे वो न्यूक्लियस के माबैन, उसकी शेल्स जो उनसे होंगे कांस्टेंट शेल्स की, न्यूक्लियस के माबैन जो उनकी कशिश होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है ना। बस आपने ये चीज़ लिखनी है जो उनसे मैंने लिखी है यहाँ तक, कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं। रेगुलरली इंक्रीज़ होने की वजह से शेल्स क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट। शेल्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि के एल एवरी पॉइंट के एल शेल्स आर प्रेजेंट, therefore nucleus attract dead shells in every moment, then atomic radius always decrease, ठीक है ना, due to constant shells, ठीक है ना। एक ही दफ़ा ये शेल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गई है। बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बताया, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। पूरे सिस्टम में ठीक है ना पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। किसी जिस्म में पोजीशन के लिहाज से पाई जाने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो उनसे इनर शेल से आउटर शेल में जाता है और तो फिर क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। और जब आउटर शेल से इनर शेल में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाता है ना, वैलेंस शेल में जाता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा कशिश होगी ना, ये देखें, क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम होता जा रहा है, इसलिए न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के माबैन जो उनसे कशिश होगी वो हर लम्हे इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कशिश जो उनसी है, ये कशिश, ये इलेक्ट्रॉन की ये वाली कशिश, ये क्या हो रही है, इंक्रीज़। जब ये इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, तो फिर एक बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होगी। एनर्जी क्यों खारिज हुई है, क्योंकि स्टेबल रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए, सिस्टम को कांस्टेंट रखने के लिए, ताकि सिस्टम में एनर्जीज़ कांस्टेंट रहें। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाए, और जो सा ये और इलेक्ट्रॉन्स के माबैन जो सी एनर्जी है वो भी न्यूक्लियस के जो सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या होती है, एनर्जी खारिज होती है। उस वक्त तक खारिज होती है जब तक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं हो जाती इस पूरे सिस्टम की और इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यानी कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान एक, ठीक है ना, यानी कि जब ये बढ़ जाती है तो ये आ जाता है अंदर। अब उसके बाद रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेस तो ख़त्म हो गई हैं। अब उसके बाद एक एनर्जी खारिज होगी, क्योंकि इस सिस्टम की जो सी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी से मैच कर जाए, बस मैचिंग डैट प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, मैचिंग पोटेंशियल एनर्जी मैचिंग होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन बीच में, तब वो एनर्जी खारिज होना बंद हो जाएगी। फिर इसी तरीके से ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में भी मैंने यही कहा,
कुछ भी नहीं कहा ग्रुप में भी यही कहा है कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा प्रोटॉन नंबर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो शेल्स क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन वेरी इरेगुलर मैथड, बहुत ज़्यादा इरेगुलर मैथड है, ठीक ना। ये देखो 3 है फिर 11 हो गए हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, 19 है फिर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, 37 है फिर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पर, ये देखें स्कूल KLM है और यहाँ पर KLM भी आ गया, N भी आ गया, KLMN, यहाँ पर KLMN चारों ही आ गए, शेल्स बढ़ते जा रही हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले में वो लिथियम में KL था, नीचे आया जी KLM आ गया, ठीक है ना, KLM आ गया, यहाँ पर भी KLM और N आ गया। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। K में दो हैं, L में 8 हैं और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये है, K शेल में 2 हैं, L शेल में 8 हैं और M शेल में फिर 8 हैं और N शेल में 2 हैं। फिर इसी तरीक़ा से आगे है जी KLMN। ओके हो गया, समझ आ गया आपको। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन K में है, L में है जी 8 इलेक्ट्रॉन, M में है जी 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 6 7 8 9 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन है और N शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ओके 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके है ये। शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल्स, हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हिंड्रेंस इलेक्ट्रॉन्स की रुकावट, यानी कि जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके माबैन, ये वैलेंस शेल के जो उनसे नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के नीचे जितने भी शेल्स हैं उनमें जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उनकी हिंड्रेंस जो सी है वो एक रुकावट बन रहे हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के माबैन, जिसकी वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट यानी कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। पीछे पड़ा है ना, हिंड्रेंस ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये हिंड्रेंस बन रहे हैं। हिंड्रेंस ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि शील्डिंग रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के दरमियान रुकावटें बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट होता गया है वो यही होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, ठीक है ना, हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हिंड्रेंस होती है, हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ओके समझ आ गई, ये बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आसानी से ये इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो उनसा है ना, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसे थोड़ी सी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा रिपल करेंगे और न्यूक्लियस इसे थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि तब भी होगा अट्रैक्शन, तब भी होगी, तब भी ये जो सा इलेक्ट्रॉन है ये अंदर दाखिल हो जाएगा। अट्रैक्शन तब भी होगी भाई, क्या हो गया आपको, अट्रैक्शन तब भी होगी, अट्रैक्शन तब भी बड़ी होगी रिपल्शन से, ठीक है ना, तभी तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़ी जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी जाएगा। यहाँ पर 7 है एंड में, ठीक है ना, सब शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी यार भाई, यहाँ पर मैं गलती कर दी यार मैंने, कि जो सा ये सीजियम है ना, सीजियम क्या नाम है, किधर गया सीजियम, ये जो सा सीजियम है, ठीक है ना, ये सीजियम में एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गलती नहीं की, सही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीजियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है सीजियम में, ठीक है, तो ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, यानी कि इसमें इंक्रीज़ होती जाएगी,
ठीक है, समझ आ गई ना आपको। यहाँ पर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि एनर्जी जो उनसी खारिज हो रही है ना वो बहुत कम हो रही है शेल्स बढ़ने की वजह से। ये देखें शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, 3 है, 11 एटॉमिक नंबर है तो शेल्स बढ़ गया है, 19 है तो फिर शेल बढ़ गया है, 37 है तो फिर शेल बढ़ गया है। शेल्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर असर पड़ रहा है, वो कम होती जा रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल होगा ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, और जबकि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, जब ये रिपल्शन ये जो उनसे रिपल करता है इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ तो जाएगा अंदर, शेल में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फिर भी ये न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर लेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सॉरी यार, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि रुबिडियम जोन सा है ना, रुबिडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखेंगे ऐसे 2 एक शेल में, फिर 8 एक शेल में, फिर 18 दूसरे शेल में, 18 दूसरे शेल में, 6 7 8, फिर 6 7 8 8 और ये 9 10 हो गए, 10 और ये 2। खैर छोड़ो यार, ये इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो सा है वो चूँका ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर जो सा होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन जो सा होता है इसका साइज़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। कितने गुना, 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है और प्रोटॉन बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। फिर भी ये न्यूक्लियस जो सा है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये बड़ा है इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स, इसको अपनी तरफ इसने खींच तो लिया है। ठीक है ना, अब ये एनर्जी क्यों कम खारिज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है वो बहुत कम दूरी पर है, इसलिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आराम से ये न्यूक्लियस, ये फिर भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कम खारिज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जोन से होते हैं ना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एटम का साइज़ क्या है, बड़ा है, इसलिए जो सा ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इनके माबैन जो सी कशिश है वो कम है। कम कशिश होने की वजह से, ठीक है ना, कम कशिश होने की वजह से ये रिपल्शन और अट्रैक्शन के माबैन एक ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगी रिपल्शन से। ठीक है ना, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी रिपल्शन से। ठीक है ना, तो फिर ये आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की चूँका कम है, इसलिए एनर्जी थोड़ी सी खारिज होगी। ठीक है ना, थोड़ी सी खारिज होगी, और जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाएगी। समझ आ गई आपको? मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये अभी आया नहीं है न्यूक्लियस में। ठीक है ना, ये जब ये फिक्स हो जाता है ना, यहाँ पर अट्रैक्शन जब रिपल्शन पर काबू पा लेती है, फिक्स हो गया, तो फिर क्या एक वक्त क्या आता है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सेम करना होती है। पोटेंशियल एनर्जी सेम करने के लिए क्या होता है कि एनर्जी खारिज होती है। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स, यानी कि जितनी ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपल कर रहे थे ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर करना होती है। ठीक है ना, ताकि ये पूरा सिस्टम स्टेबल हो सके, ताकि पूरा सिस्टम क्या हो सके, स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर कम खारिज हुई है क्योंकि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माबैन जो उनकी कशिश है कम है। बहुत बड़ा ये एटम है ना, बहुत बड़ा एटम है। मिसाल के तौर पर सीजियम है, बहुत बड़ा एटम होता है। ये देखिए 55 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत ही कम एनर्जी खारिज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कशिश है वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से कम एनर्जी खारिज होगी। ओके, समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है, ये दाल पूड़ी थी, हलवा पूड़ी उनसे मैंने आपको खिला दिया, कुछ भी नहीं है ये। समझ आ गई आपको? यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के माबैन कशिश क्या थी, ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती, क्या एनर्जी क्या हुई थी, ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के माबैन एटॉमिक रेडियस क्या है, ज़्यादा। जब ज़्यादा है तो फिर क्या है, न्यूक्लियस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये भी क्या है, कम। ये कम होने की वजह से जो सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम खारिज होगी। समझ आ गई? क्योंकि जो सी रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्शन के बराबर लानी होती है। यहाँ पर भी रिपल्शन फोर्स जो सी है वो अट्रैक्शन के बराबर लानी होती है, इसलिए खारिज होती है फोर्स। वो खारिज कौन करता है, प्रोटॉन ही करता है ना, क्योंकि वो बड़ा है। बस आपने ये याद रखना है जो सा मैंने आपको पहले बताया कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कम है, इसलिए ये ठीक है ना, न्यूक्लियस जो सा है ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ रिपल कर खींचेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी उनसे पूरे सिस्टम में उसको स्टेबल रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम में स्टेबल रखने के लिए कम खारिज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं था ये।